बहनोई दिन को मुझे बीवी बनाता, रात को मेरी। मेरा बहनोई बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इसकी अच्छाई का अंदाज़ा मुझे ऐसे हुआ जब इसने मुझे कहा कि तुम्हारी बहन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। मैं शुरू दिन से तुम्हें पसंद करता था। ये तो मेरी माँ ने तुम्हारी बड़ी बहन को पसंद कर लिया, वरना आज तुम मेरी बीवी होती। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर मैं तो खुशी से मारे झूम उठी, लेकिन इसके बाद बहनोई ने मुझ पे ऐसा इंकशाफ किया कि मेरे होश उड़ गए। वो दिन के वक्त मुझ पर अपना हक जताने लगा। और रात को मेरा नाम सहर है। मेरी उम्र 19 साल थी जब मेरी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ कि मैं लड़ गई। मेरी माँ का अपना पार्लर था। इसके पास शहर भर से औरतें अपनी ग्रूमिंग के लिए आती थीं। हम जुड़वा बहनें थीं। जब से होश संभाला था, अम्मी अब्बू को बहुत लड़ते देखा था। अम्मी को अब्बू से बहुत शिकायतें थीं। वहीं अब्बू को अम्मी का पार्लर चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ हम दोनों बहनों के लिए घसीट रहे थे। कई बार अम्मी ने अब्बू से तलाक का मुतालबा किया, मगर अब्बू ने दो टोक अंदाज में मना कर दिया कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है करो, मगर ये भूल जाओ कि तुम तलाक लेकर अपनी मनमर्जी करोगी। हम दोनों बहनें अक्सर अपने वालिदैन के रवैये पे बहुत रोती थीं, मगर दोनों को समझाने से कासिर थी, क्योंकि आज तक इन पे किसी बात का असर नहीं हुआ था जो अब होता। हम बहनें का तो आपस में बहुत सलूक था। दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करती थीं। स्कूल की तालीम के बाद कॉलेज की तालीम भी हासिल कर रही थी कि एक दिन अब्बू ने कहा, इंटर के बाद दोनों घर रहोगी। लड़कियों की ज़्यादा तालीम अच्छी नहीं होती, वो बागी हो जाती हैं। अम्मी को इन्हीं बातों पर गुस्सा आता था कि वो आज़ाद माहौल तालीम सब पसंद करती थी, जबकि अब्बू इन सब के खिलाफ थे। जब अब्बू के इस फैसले से अम्मी राजी ना हुई तो इन्होंने एक शर्त रख दी कि हमारी दो जुड़वा बेटियां हैं, सहर मेरे साथ रहेगी, जबकि दूसरी जुड़वा बेटी मिनाहिल तुम्हारे साथ रहेगी। हम दोनों बच्चों का बंटवारा लेकर इन दोनों ने फैसला कर लिया कि ऐसे जिंदगी गुजारेंगे और किसी दूसरे के बच्चे पर हुक्म नहीं जताएंगे, ना ही किसी की मर्जी लागू होगी। सहर सिर्फ मेरी मानेगी, जबकि मिनाहिल को तुम जानो। मुझे और मिनाहिल को अम्मी की बात बिल्कुल भी पसंद न आई, क्योंकि हम साथ रहना चाहती थी, लेकिन वालिदैन के झगड़ों में औलाद जलील हो जाती है, जैसे हम हो गई थी। मिनाहिल घर रहती थी। अब्बू ने इसकी पढ़ाई ख़त्म करवा दी थी, जबकि मैं कॉलेज जाती थी और इसके बाद अम्मी के पार्लर चली जाती थी, क्योंकि वो वहाँ अकेली होती थी। इनको मेरी ज़रूरत थी। बतौर माँ मेरी अम्मी ने हर खुशी फराहम करने की कोशिश की थी, मगर अम्मी की दोस्तियाँ बहुत बड़े बड़े लोगों से थीं। कभी कभार अम्मी से आदमी भी मिलने आते थे, जो मुझे सख्त नापसंद था। मुझे सब समझ आ रही थी कि अब्बू अम्मी के पार्लर के खिलाफ क्यों थे। अम्मी को मैं दबे लफ्ज़ों में बात करने की कोशिश करती तो वो कहती, सहर बेटा, इंसान के ताल्लुकात होने चाहिए ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो इनको इस्तेमाल कर सके। मैं इनकी बातें सुनकर खामोश हो जाती, क्योंकि मुझे अम्मी की बेतुकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने पार्लर जाना छोड़ दिया था। मेरे इम्तिहान सर पर थे। अब सारी तवज्जो मैं पढ़ाई पर देती थी। मिनाहिल अक्सर मेरी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। इसने कहा कि बटोरा हमारे वालिदैन ने किया है, हम तो एक दूसरे के लिए हमेशा बहनें ही रहेंगी। मैं इतनी अच्छी बहन को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। एक दिन अब्बू मिनाहिल के पास आए और इससे शादी के मुतालिक बात की। अब्बू चाहते थे कि मिनाहिल अब शादी कर ले, इसकी उम्र भी हो चुकी है। मिनाहिल ने अपनी सारी जिंदगी का फैसला अब्बू की मर्जी पर छोड़ दिया था। मैं बाप के प्यार से महरूम रह गई थी। इसी बात का दुख मुझे ताउम्र रहने वाला था, मगर वालिदैन से कहना मतलब इनका दिल दुखाने वाली बात थी। वो दोनों हमसे मोहब्बत तो करते थे, लेकिन करने के तरीके अलग थे। अब्बू ने मिनाहिल की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और 2 माह की जिदोजहद के बाद लड़का पसंद आ गया। लड़का इकलौता था और किसी बैंक में काम करता था। सहारे के नाम पर इसकी माँ थी, जो इसके साथ रहती थी और जल्द अज जल्द अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, ताकि इसके घर में रौनक हो, इसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो। मिनाहिल इनको पसंद आ चुकी थी। हम बहनें दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं। लड़के को जब तस्वीर दिखाई तो उसने हाँ कर दी। अब्बू ने तभी मंगनी कर दी और शादी ईद के बाद रख दी। मैं मिनाहिल की शादी को लेकर बहुत पुरजोश थी। मैं इकलौती बहन की शादी में अपने सब अरमान पूरे करना चाहती थी। अम्मी को भी लड़का पसंद आ गया था, लेकिन अम्मी ने शादी में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, तो मिनाहिल इनके पार्लर चली गई और इनके गले लगकर खूब रोई कि अम्मी, मैं तो अब मेहमान हूँ, आप मेरी खातिर अपनी रंजिश भूलकर मेरी शादी में माँ होने का हक अदा नहीं कर सकती क्या? मिनाहिल ने अम्मी से बहुत शिकवे किए थे। इनका असर ये हुआ कि अम्मी ने शादी के कुछ काम संभाल लिए, वक्त से घर आने लग गई थी।
पॉलर पे वो इन दिनों बहुत कम ध्यान देती थी। अब्बू से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, मगर अब्बू खुश थे कि चलो इन्हें घर का एहसास तो हुआ। मिनाहिल की शादी हो चुकी थी। अम्मी दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट गई थी। मैंने बीए के इम्तिहान के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। अब्बू के साथ रहती थी। अब्बू बीमार रहने लगे थे। अम्मी तो रात देर से घर आती और जल्दी ही निकल जाती थी। इनको तो ये भी एहसास नहीं था कि इनकी एक बेटी अभी घर में मौजूद है, जिसका ख्याल रखना इन पे फ़र्ज़ है। अब्बू अक्सर बीमार रहते थे। मैं इनको लेकर अस्पताल जाती, वापस आती। कई बार अम्मी से राब्ता करने की कोशिश की तो इन्होंने डांट दिया कि सहर, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने काम खुद क्या करो, हर काम में बच्चों की तरह मुझे आवाज़ ना दिया करो। मिनाहिल से बराए नाम राब्ता था। अक्सर वो मुझे फ़ोन पे परेशान लगती थी। अबू तो बहुत कम ही बात करते थे। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया था, इसलिए मैं मिनाहिल की बात नहीं करवाती थी। अबू हफ्ते में मुझे छोड़कर चले गए थे। इनकी मौत हो चुकी थी। अम्मी के लिए ये खबर किसी सानहे से कम नहीं थी। जब इनको इल्म हुआ तो इन्होंने अपने गुनाहों का इनको एहसास हुआ, मगर न जाने इनकी मैकेनिकल जिंदगी में ऐसी भी क्या कशिश थी कि 2 माह बाद ही वो दोबारा से वैसे होने लगी थी। अम्मी को कई बार मैंने समझाया कि अब तो सिर्फ मैं ही हूँ। अम्मी, खुदा के लिए पॉलर छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ सकती तो फिर ये बड़े लोगों से अलग सलेग ख़त्म कर दें। मैं बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। इन दिनों मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई जो मेरे ही टाउन में रहता था। वो लड़का पढ़ा लिखा था और खूबसूरत था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी इसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। वैसे भी मैं तन्हाई का शिकार थी। मुझे कोई दोस्त चाहिए था जो मेरा दिल बहलाता। अब्बू थे, वो मुझे अकेला महसूस नहीं होने देते थे। हर वक्त सहर सहर करते थे, लेकिन अम्मी तो जैसे भूल ही चुकी थी कि वो हमारी माँ है। मैं इस लड़के से अक्सर मिलने जाती थी। कई बार हम डेट कर चुके थे। एक दिन मिनाहिल का फ़ोन आया तो इसने मुझे खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर कई दिनों की तलखियों का असर ज़ायल हो गया। मिनाहिल हामिला थी और वो माँ बनने वाली थी। मैं खुश थी कि मेरा भांजा या भांजी इस दुनिया में आने वाले हैं। मिनाहिल ने मुझे कहा कि मैं कुछ माह के लिए इसके ससुराल आ जाऊं। डॉक्टर ने इसे हदायत दी है कि वो कुछ माह तक भारी वजन काम नहीं करेगी। मैं मिनाहिल के ससुराल आ गई। मुझे अपने दोस्त रहीम की बहुत याद आती थी, लेकिन हम फ़ोन पर एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। मिनाहिल का मैं बेहद ख्याल रखती थी। मेरे बहनोई काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। शादी पे जो कुछ रस्मों में इनसे बातचीत होती थी, इसके अलावा तो मैंने कभी बात ही नहीं की थी। मैं और मिनाहिल जुड़वा थी, मगर मैं बड़ी लगती थी और मिनाहिल छोटी। रहीम मुझसे मिलने की जिद करता तो मैं मिनाहिल का झूठ बोलकर इससे मिलने चली जाती थी। मेरा बहनोई घर आ चुका था। वो सारा दिन बैंक में होते और शाम 5 बजे ही घर आ जाते थे। मिनाहिल मुझे कहती थी कि जब से तुम आई हो तुम्हारे बहनोई अब जल्दी घर आने लगे हैं, वरना ये मौसूफ तो रात 8 बजे से पहले घर ही नहीं आते थे। इस बात पर मेरे बहनोई हंसते और कहते कि ऐसी बात नहीं है भाई, अब तुमने खुशखबरी इतनी अच्छी सुनाई है कि तुम माँ बनने वाली हो, तो मैं क्यों नहीं जल्दी घर आऊँगा। तुम तो हमेशा मुझसे शिकायत ही करती हो भाई। सहर, अपनी बहन से पूछो मैंने इसको कितने नाजों में रखा हुआ है। ये बात बाद में करती है, पहले मैं इसकी वो बात पूरी करता हूँ। फिर भी तुम्हारी बहन तो मुझसे शिकवा शिकायत ही है। मैं बहनोई की बात सुनकर हंसी और कहा कि मेरी बहन ऐसी ही है, दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन ज़रा ज़रा सी बात पर खफा हो जाती है। हम दोनों मिलकर मिनाहिल की खूब कुट लगाएंगे। वो कहती कि कोई हाल नहीं तुम दोनों का। इस दौरान मैंने महसूस किया कि मेरा बहनोई मुझ में दिलचस्पी रखने लगा है। वो बात बात पर मुझे बुलाने लगा है। जो काम मिनाहिल से करवाने वाले थे वो मुझे कहता था कि मिनाहिल तुम आराम करो, मैं सहर से करवा लेता हूँ। पहले तो मैं इनको भाई समझ के इनके सारे काम कर दिया करती थी, लेकिन जब मेरी छठी हिस्स ने महसूस किया कि वो मुझे अपनी बहन नहीं बल्कि कुछ और ही समझना शुरू हो गए हैं, तो मैंने इनके काम करने से इनकार कर दिया। मैंने इनके काम पर जाते ही मिनाहिल को समझाया, देखो भाई, हर बार मुझे काम के लिए कहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन तुम खुद समझदार हो, तुम अपने शौहर के काम खुद क्या करो। तुम हामिला ज़रूर हो, लेकिन इस दौरान कोई भी औरत अपने शौहर का काम तो नहीं छोड़ देती ना। घर के काम तो मैं देख लेती हूँ, और तुम जानती हो कि मैं जल्दी चिढ़ जाने वाली लड़की हूँ। किसी दिन बहनोई को जवाब दे दिया तो फिर तुम्हारे लिए कोई मसला होगा। मेरी बहन मेरी बात समझ चुकी थी। अब वो भी इस पर तवज्जो देने लगी थी। मिनाहिल को डॉक्टर के पास जाना था। इसका 3रा महीना शुरू हो चुका था। मुझे कम से कम 3 माह हो गए थे अपनी बहन के ससुराल आए हुए। मेरी बहन की सास तो शादी के कुछ वक्त बाद ही इस दुनिया से चली गई थी। अब मेरी बहन घर में अकेली रहती थी। मिनाहिल की हमसाई से बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। जब से वो हामला हुई थी, डॉक्टर को दिखाने की जिम्मेदारी इसने रखी थी।
وہ مناہل کو لے کر ہاسپٹل چلی جاتی تھی۔ بہنوئی کام پر چلا گیا۔ میں جلدی سے گھر کی صفائی ختم کر کے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا کہ بہن ہوگی، ویسے بھی اسے اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے بہنوئی تھے۔ میں نے ان کو اندر آنے کا راستہ دیا اور اپنے کمرے میں وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نیچے آئے اور کہنے لگے، سحر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، تم کب ٹی وی دیکھنے جا رہی ہو؟ میں کچن میں گئی اور ان کے لیے کچھ لے آئی کھانے کے لیے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سارا وقت مجھ پر توجہ دے رہے ہیں۔ میں وہاں پھر بے سکونی محسوس کر رہی تھی۔ ٹی وی بند کر کے آنے ہی لگی تھی کہ میرے بہنوئی نے بغیر کسی تکلف کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ سحر مجھے تم بہت پسند ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بن جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو ہمیشہ سے اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور آپ تو میری بہن کے شوہر ہو، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو بہنوئی کہنے لگا، اس وقت میں نے تو تمہیں پسند کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے میری شادی تمہاری بہن سے ہو گئی، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بیوی تم بنو گی۔ ان کی بات سن کر میں حیرت میں تھی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر میری بہن آ گئی تو مجھے غلط سمجھے گی، آپ میرے بھائی ہیں، خدا کے لیے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں۔ میرے بہنوئی نے کہا کہ جب لڑکی کی تصویر آئی تو اس تصویر میں تم دونوں بہنیں کھڑی تھی، مجھے لگا کہ میری دلہن تم بنو گی، لیکن تمہاری بہن بن گئی۔ اب تم کو میری بیوی بننا ہوگا اور مجھے خوش رکھنا ہوگا۔ دن کے وقت تم بیوی ہوگی، جبکہ رات کے وقت میں ناہل۔ یہ سنتے ہی میں ساکت ہو گئی۔ اگر نہیں تو پھر میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم سارے زمانے میں رسوا ہو جاؤ گی۔ میں ان کی بات سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں روتی رہی۔ میں نے اگلے ہی دن بہن سے کہا کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے کئی بار فون بھی آ چکا ہے ان کو میری ضرورت ہے، تم ایک کام کرو کہ تمہارے خاوند کی تنخواہ بھی اچھی ہے، تم کوئی ملازمہ کام پر رکھ لو۔ مناہل کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر جانا ہی ہے تو پھر یوں کرو کہ کچھ دن تم رک جاؤ، اگلے ہفتے تمہارے بہنوئی تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ میں نے بہنوئی کا نام سنتے ہی سے منع کر دیا کہ نہیں، میں چلی جاؤں گی، تم پریشان نہیں ہو۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ میرا بہنوئی مجھ پر گندی نظر رکھنے لگا ہے، وہ مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، بہنوئی نے دروازے پر دستک دی اور میرے کمرے میں آ گئے اور بغیر کسی تکلف سے مجھ سے بات کرنے لگے۔ میں ان کا یہ انداز دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ مجھے کہنے لگے کہ تم میری بیوی بننا پسند کرو گی یا پھر میں کچھ ایسا ویسا کروں جس پر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ میں غصے میں آ گئی، لیکن میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میں کل ہی مناہل کو آپ کا ایک گھٹیا چہرہ دکھا دوں گی کہ آپ اس کی بہن پر گندی نظر رکھتے ہیں۔ بہنوئی نے آگے بڑھ کر میرے کندھے کو پکڑا، جس سے میں بہت ڈر گئی اور فون ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ فوراً سے دھکیلا۔ اتنی دیر میں بہنوئی نے اپنا موبائل نکال کر میرے سامنے کیا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ موبائل پر چلنے والی ویڈیو میری اور رحیم کی تھی، جس میں رحیم ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ رحیم کے ہاتھ پر تھا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اب بتاؤ، یہ ویڈیو لیک کر دوں اور تمہارا نام نہاد عزت پھر کیسی رہے گی؟ سوچو، باہر والے کے ساتھ یہ سب کرتے مسئلہ نہیں، جب میں یہ آفر کر رہا ہوں تو تمہیں گناہ یاد آ گیا۔ میں نے بغیر سوچے اپنے بہنوئی کی بات مان لی۔ میرے بہنوئی جب بھی میری بہن گھر سے جاتی میرا فائدہ اٹھاتے اور رات ہوتے ہی یہ کہتا، یہ تو میری بہت اچھی بہن ہے۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، لیکن سحر نے میری بہن کی کمی پوری کر دی۔ میں ایسے گھٹیا شخص کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ کتنا منافق انسان تھا، لیکن اب یہ راز میرے سینے میں کسی سانپ کی مانند ڈس رہا تھا۔ میرا دل تھا کہ میں ابھی یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، لیکن جب تک اس کا بچہ نہیں ہو جاتا تھا مجھے اس گھر میں رہنا تھا۔ رحیم میرا بہت اچھا دوست تھا، چلو شادی تو کم سے کم میرا مسئلہ تو ضرور سمجھتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے رحیم کو اپنے بہنوئی کا اصل چہرہ دکھا دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ جب بھی تمہارا بہنوئی تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات کرے تم نے ریکارڈنگ آن کر لینی ہے، یا پھر تم نے اس وقت اپنی بہن کو کسی طریقے سے کمرے میں بلا لینا ہے، وہ خود دیکھ لے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کو ہونے والے بچے پر اثر پڑے، اس لیے اس بھیانک رات کو چھپ کر اس کے گھر سے بھاگ آئی اور آتے ہی بہنوئی کے خلاف کیس درج کروا دیا۔ مناہل کو پہلے تو یقین نہیں تھا کہ اس کا شوہر کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن جب میری میڈیکل رپورٹ آئی تو یہ جان کر اسے احساس ہو گیا کہ اس کے ابو نے ایک اچھے انسان کا انتخاب اس کے لیے کیا تھا، لیکن وہ ایک وحشی نکلا تھا۔ مناہل کو اللہ نے خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ میرے بہنوئی کو سزا ہو چکی تھی،
امی کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کی لاپرواہی نے ان کی ایک بیٹی کا تو گھر اجاڑ دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی دوسری بیٹی کو بھی نکارا کر دیا تھا۔